अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फिनाइल कीटोन यूरिया। इस वीडियो में हम देखेंगे इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, इसमें कौन सा रिएक्शन एम्पेयर होता है, इसकी टाइप्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका प्रीनेटल एंड नियोनेटल डायग्नोसिस और इसका ट्रीटमेंट। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फिनाइल कीटोन यूरिया और PKU, पहले इसके लफ्ज़ पे गौर करें। फिनाइल कीटोन यूरिया यानी फिनाइल कीटोन्स यूरिया यूरिन में अपेयर हो रहे हैं। फिनाइल कीटोन्स क्या हैं हम अभी वो भी देखते हैं, मगर सबसे पहले फिनाइल कीटोन यूरिया का इंसिडेंस रेट देखते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन क्लिनिकली एनकाउंटर्ड इनबॉर्न अमाइनो एसिड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अमाइनो एसिड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यानी फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म का ये डिसऑर्डर है और एक क्लिनिक में सबसे ज़्यादा एनकाउंटर किया जाता है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है हाइपर फिनाइल एलेनीमिया। फिनाइल एलेनिन के लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कितने ज़्यादा होते हैं? 10 टाइम्स नॉर्मल, मोर देन 10 टाइम्स नॉर्मल होते हैं। और फिनाइल एलेनिन आपके प्लाज्मा में, यूरिन में और टिश्यूज़ में, इन तीन जगहों में बहुत रेज हुई होती है। और इसका एक और फीचर है कि इसमें टायरोसिन की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि फिनाइल एलेनिन ने टायरोसिन में कन्वर्ट होना होता है। तो जब इसका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है तो उसमें टायरोसिन की डेफिशिएंसी होती है। हम देखें रिएक्शन कौन सा एम्पेयर होता है, तो ये देखें फिनाइल एलेनिन ने टायरोसिन में कन्वर्ट होना होता है। एंजाइम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज और टेट्राहाइड्रोबायोटिन ऑक्सीजन की मौजूदगी में डायहाइड्रोबायोटिन और वाटर में कन्वर्ट होता है। जब ये रिएक्शन नहीं हो पाता, या तो एंजाइम डेफिशिएंट हो या कोएंजाइम्स ना हो, तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में नहीं कन्वर्ट हो पाता और ये रिएक्शन इम्पेयर होता है फिनाइल कीटोन यूरिया में। और ये वाला सबस्ट्रेट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है बिकॉज ये मेटाबोलाइज नहीं होता, और जब प्रोडक्ट है ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है क्योंकि ये प्रोड्यूस नहीं होता। टाइप्स पे आए तो बहुत आसान है। दो टाइप्स होती हैं इसकी, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 को क्लासिक फिनाइल कीटोन यूरिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, म्यूटेशन हो जाती है इन द एंजाइम कोडिंग फॉर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। PAH मतलब फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की एंजाइम में के बनने में कोई म्यूटेशन हो गई है, तो ये एंजाइम या तो प्रॉपर्ली बनती नहीं है, और अगर बनती है तो प्रॉपर्ली काम नहीं करती। टाइप 2 पे आए तो उसमें हमारे पास होता है फेलियर टू सिंथेसाइज बायोटिन और वन ऑफ इट्स कोएंजाइम। ये जो टेट्राहाइड्रोबायोटिन है और इससे फर्दर कोएंजाइम जो चाहिए होते हैं इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए, अगर वो रिएक्शन कोएंजाइम्स नहीं होंगे या ये बायोटिन वाला कंपोनेंट नहीं होगा तो ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा। और इस केस में भी हमारे पास फिनाइल एलेनिन के लेवल्स बढ़ जाएंगे और फिनाइल कीटोन यूरिया हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द कैरेक्टर्स ऑफ फिनाइल कीटोन यूरिया, ये देखें सबसे पहले तो फिनाइल एलेनिन मेटाबोलाइट्स बहुत बढ़ जाएंगे। ये फिनाइल एलेनिन मेटाबोलाइट्स क्या हैं? फिनाइल एलेनिन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है फिनाइल पायरुवेट में, फिनाइल लैक्टेट में और फिनाइल एसीटेट में। यूजुअली वो टायरोसिन में कन्वर्ट होता है, मगर जब वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता तो वो इन मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और ये हमारी बॉडी में नॉर्मली भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और ये एक्सक्रीट भी कर दिए जाते हैं, मगर जब इनकी अमाउंट बहुत बढ़ जाए तो हमारी बॉडी की एक्सक्रीटिंग कैपेबिलिटी उसको एक्सक्रीट नहीं कर सकती और ये प्लाज्मा में, यूरिन में और ब्लड में अकोमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। इनकी अकोमुलेशन से यूरिन को एक मस्टी या माउसी ओडर मिलता है। इस ओडर की इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें? ये अनक्लियर ओडर होती है, इसकी स्टेल ऐसे ख़राब सी, जैसे ख़राब खाने से बदबू नहीं आती वैसे बदबू होती है, और मोल्डी, जैसे किसी चीज़ को फंगस नहीं लग जाए तो उससे एक अजीब डिग्रेडिंग सी और एक अजीब सी चुभने वाली स्मेल आती है। फिनाइल कीटोन यूरिया में यूरिन से ऐसी स्मेल आती है, जैसे कहते हैं मस्टी या माउसी ओडर। CNS के इफेक्ट्स पे चलते हैं। हमने पढ़ा था, ये देखें फिनाइल एलेनिन ने टायरोसिन में कन्वर्ट होना होता है और टायरोसिन ने आगे कन्वर्ट होना होता है नॉरएपिनेफ्रिन में या एपिनेफ्रिन में, डोपामिन में और मेलानिन में।
नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन और डोपामिन, ये क्या है? ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और ये ब्रेन में इस्तेमाल होते हैं मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में। तो जब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं बनते हमारे पास तो इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी होती है। जो एक कॉग्निटिव प्रोसेस होता है थिंकिंग का और ब्रेन की वर्किंग का, वो हैम्पर हो जाता है। डेवलपमेंटल डिले होता है, ब्रेन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं कर पाता। माइक्रोकेफेली होती है, ब्रेन स्कल, क्योंकि ब्रेन डेवलप नहीं कर पाता तो स्कल का साइज छोटा ही रहता है, इसे कहते हैं माइक्रोकेफेली। और सीजर्स होते हैं, सीजर्स मतलब झटके पड़ते हैं, लाइक एपिलेप्टिक अटैक्स होते हैं, क्योंकि ब्रेन की कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही, आपस में सिग्नल ट्रांसमिट नहीं किया जा रहा, तो इन कोऑर्डिनेशन की वजह से सीजर्स हो जाते हैं। अच्छा, अब देखेंगे इफेक्ट्स की रीजन पे हम आते हैं। अगर किसी बंदे में फिनाइल कीटोन यूरिया है तो उसमें फिनाइल एलेनिन, फिनाइल मेटाबोलाइट्स बहुत बढ़ गए हैं ना, तो उसकी डाइट में टायरोसिन भी होता है। ये भी तो एक अमाइनो एसिड है ना, इसको भी तो हम डाइट में ले लेते हैं। तो टायरोसिन जो हम वैसे लेते हैं, जो कि फिनाइल एलेनिन से नहीं बनता, जो हम वैसे डाइट में लेते हैं, वो जाके ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्यों नहीं बना देता? वो जाके फंक्शन क्यों नहीं करता? वो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि फिनाइल एलेनिन के, टायरोसिन के और ट्रिप्टोफान के, इनके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के लिए सेम ट्रांसपोर्टर है। तो जब फिनाइल एलानिन के लेवल्स या फिनाइल एलानिन मेटाबोलाइट्स के लेवल बहुत बढ़ जाते हैं तो वो जाके ब्लड ब्रेन बैरियर में जो सारे ट्रांसपोर्टर्स हैं ना, उनको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, कोई जगह ही नहीं छोड़ते कि टायरोसिन और ट्रिप्टोफान वगैरह क्रॉस कर जाए। तो जब वो ब्लड में मौजूद हो के भी क्रॉस नहीं करते तो उनकी डेफिशिएंसी की वजह से ये सिम्टम्स आते हैं हमारे पास। लास्ट सिम्टम पे चलते हैं, हाइपोपिगमेंटेशन। ये देखिए, टायरोसिन ने मेलानिन में कन्वर्ट होना है और मेलानिन हमारी स्किन को पिगमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन ये मेरी स्किन का अगर ब्राउन कलर है तो इट इज़ ड्यू टू मेलानिन पिगमेंटेशन। और चूंकि टायरोसिन नहीं बनता तो टायरोसिन की वजह से मेलानिन भी नहीं बनता, तो मेलानिन की अदम मौजूदगी में हम कहते हैं हाइपोपिगमेंटेशन हो गई है। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? बहुत फेयर स्किन होती है, लाइक एक्सट्रीमली फेयर वाइट स्किन होती है, लाइट हेयर होते हैं, बालों का कलर बहुत ही हल्का होता है, और ब्लू आइज, क्योंकि मेलानिन नहीं होता आइरिस पे तो वो कोई शेड नहीं ले पाता। इनके फीचर्स बिल्कुल वही होते, तकरीबन वही फीचर्स होते हैं जो कि एल्बिनिज्म में होते हैं। लास्टली हम चलते हैं डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पे। प्री नेटल डायग्नोसिस मतलब बच्चे की पैदाइश से पहले का डायग्नोसिस। जी, हमारे पास फिनाइल कीटोन्यूरिया का प्री नेटल डायग्नोसिस पॉसिबल है और ये डबली हेट्रोजाइगस होता है। हमने पढ़ा था सबसे इंट्रोडक्शन में कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो इसको एक्ट करने के लिए डबली हेट्रोजाइगस होना पड़ता है। नियोनेटल डायग्नोसिस, बच्चे की पैदाइश हो गई है, अब इसका कैसे डायग्नोसिस करें? बच्चा बिल्कुल अभी पैदा हुआ है तो इसके चेकिंग की जाती है आफ्टर 24 to 48 आवर्स ऑफ प्रोटीन फीडिंग। मतलब कि जब बच्चा वूम में होता है तो मदर के फिनाइल जो अगर बच्चे में फिनाइल कीटोन यूरिया है और मदर को नहीं है तो बच्चे का जो हाइपर फिनाइल एलानिन मेटाबोलाइट्स है ना, वो मदर के एंजाइम्स और मदर के किडनीज एक्सक्रीट कर देते हैं। तो इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें मदर के कुछ वो एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि ये मेटाबोलाइट्स को क्लियर कर देते हैं। इसलिए इसके लेवल्स जो फिनाइल कीटोन यूरिया का टेस्ट होता है ये 24 से 48 घंटों के बाद किया जाता है, ताकि मदर के जो एंजाइम्स है वो एक्सक्रीट हो जाएं और बच्चे के अपनी एंजाइम की एफिशिएंसी को प्रॉपर्ली चेक किया जाए। और इसकी स्क्रीनिंग किस मेथड के जरिए की जाती है? वो की जाती है टैंडम मास स्पेक्ट्रोमीट्री के जरिए। ये एक टेक्निक का नाम है। और ब्लड कहाँ से लिया जाता है? हील प्रिक करके, जो एड़ी नहीं होती उसको प्रिक करके वहां से ब्लड लिया जाता है। ट्रीटमेंट्स पे आए तो ट्रीटमेंट्स क्या है इसके हमारे पास कि आपने सिंथेटिक फॉर्मुलेटेड फूड देने हैं जिनमें फिनाइल एलानिन ना हो। ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं मगर ये कुछ मार्केट्स में अवेलेबल भी होते हैं। सिमिलरली फिनाइल एलानिन किन में बहुत ज़्यादा होता है? मीट में। तो आपने मीट का इस्तेमाल रेस्ट्रिक्ट करना है और प्रेफर करना है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, क्योंकि इसमें टायरोसिन की और बायोटिन के कोएंजाइम्स की डेफिशिएंसी होती है। तो यू हैव टू सप्लीमेंट योर डाइट विद टायरोसिन एंड BH4 एंड यू हैव टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट विद इन द फर्स्ट 7 to 10 days ऑफ लाइफ। और इसके बाद अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो जो डैमेज हो जाएगा वो इरिवर्सिबल है। तो इसलिए
पैदाइश के पहले हफ्ते में ही आपने ट्रीटमेंट शुरू कर देना है। और लास्टली यू हैव टू हैव द लाइफ लॉन्ग रिस्ट्रिक्शन ऑफ फिनाइलएलानाइन एंड स्पेशल अवॉइडेंस ऑफ एस्पार्टेम। एस्पार्टेम क्या है? एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, इसमें बहुत ज़्यादा फिनाइलएलानाइन होता है, तो इसको स्पेशली अवॉइड करना है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वो है फिनाइलएलानाइन एम्ब्रियोपैथी। मतलब अगर मदर को फिनाइल कीटोन यूरिया है तो उसकी वूम में जो बच्चा डेवलप हो रहा है उस पर क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं, इसे कहते हैं फिनाइलएलानाइन एम्ब्रियोपैथी। और फिनाइलएलानाइन के जब मेटाबोलाइट्स के या फिनाइलएलानाइन के लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो बच्चे पे कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स लेकर आते हैं। उससे बच्चे का स्कल और ब्रेन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता, तो बच्चे को माइक्रोकेफाली होता है। बच्चा बेशक नॉर्मल हो मगर बच्चे के एंजाइम नॉर्मल से मतलब बच्चे को बेशक फिनाइल कीटोन यूरिया ना हो, मगर चूंकि मदर को फिनाइल कीटोन यूरिया है तो इतने ज़्यादा फिनाइलएलानाइन के लेवल्स बच्चे की बॉडी से भी एक्सक्रीट नहीं किए जाते, इसलिए ये इफेक्ट्स होते हैं। कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स होते हैं, वो कार्डियक सिस्टम प्रॉपर्ली नहीं डेवलप हो पाता, माइक्रोकेफाली होती है और ब्रेन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाता। और फिनाइलएलानाइन को जो फीटस की बॉडी ने रिस्पॉन्स करना होता है वो ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी करना होता है। इसलिए अगर फिनाइल कीटोन यूरिक मॉम है तो उनको चाहिए कि अपने फिनाइलएलानाइन के लेवल्स को स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी कंट्रोल करके रखें और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी उसको मेंटेन करें, इससे पहले कि ज़्यादा नुकसान हो जाए। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड यू गॉट टू नो सम इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट फिनाइल कीटोन यूरिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।